नमस्कार मित्रों, मैं हूं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ भारत। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश जिला रामपुर के 38 विधानसभा मिलक में। और 38 विधानसभा मिलक से भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार क्या नाम सर? कपिल देव कोरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि वरिष्ठ समाज सेवी हैं। काफ़ी लंबे समय से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहते हैं। बातचीत करते हैं। जैसा कि सभी को अवगत है कि 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, और विधानसभा के चुनाव को लेकर के सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में प्रयासरत हैं, माहौल बना रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारे साथ हैं कपिल देव कोरी जी। आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है जी। तो सर, जैसा कि आप 38 विधानसभा मिलक से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, हाँ, कैसी तैयारियां चल रही हैं? बढ़िया तैयारियां चल रही हैं। पब्लिक से मिल रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जन सामान्य की जो समस्याएं हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व की, उसकी जो जन सामान्य के लिए सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में प्रचार कर रहे हैं। तो यही मेन उद्देश्य है। तो जैसा कि आप 38 विधानसभा मिलक से तैयारी कर रहे हैं, तो आज हाँ। भी मिलक विधानसभा में किस तरह की समस्याओं को देखते हुए आपने चुनाव लड़ने का मन बनाया है? क्या क्या समस्याएं आपने देखी हैं मिलक विधानसभा में? मिलक में वैसे प्राइवेट तौर पर एजुकेशन का लेवल अच्छा है, लेकिन अभी कोई गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नहीं है, जबकि बड़ा टाउन है मिलक और हाईवे से सटा हुआ टाउन है। कोई भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं है। एजुकेशन की हब है मिलक। सबसे ज़्यादा अगर लिटरेसी रेट और काबिल लोग पूरे रामपुर में कहीं के पाए जाते हैं या स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो वो मिलक के लोग होते हैं। IAS और PCS भी निकले हैं। तो ये सब होने ये प्राइवेट तौर पर उपलब्ध है। मेरी कोशिश रहेगी कि सरकार की तरफ से इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोले जाएं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी, रोड ट्रांसपोर्ट, उसको गांव से गांव को जोड़ना और इस तरह की योजनाएं बनाना। मैं शाबाद के बारे में भी, जो हमारी तहसील है, जो मुख्य बड़े मतदाता शाबाद तहसील के हैं, पूरी तहसील इस विधानसभा क्षेत्र में है, तो वहाँ वाटर लेवल डाउन हो रहा है काफ़ी। उसके लिए प्रयासरत रहूँगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको विस्तार से बताने में कई घंटे लग जाएंगे। जैसा कि सर आप स्कूल भी चला रहे हैं जी, और स्कूल के माध्यम से भी आप समाज के लोगों से जुड़े हुए हैं। हाँ, कई मतलब हर वर्ग का बच्चा आता है आपके पास। जी जी, और उनके पेरेंट्स से भी आपकी मुलाकात होती रहती है। बिल्कुल होती, बिल्कुल होती इस है। विषय से भी आप इस स्कूल के माध्यम से भी क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं एक तरीके से, और आपका जुड़ाव भी है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, कितना समय हो गया स्कूल के लिए चलाते हुए? स्कूल के लिए तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2.5-3 साल ही हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक नारा दिया था बहुजन मूवमेंट के दौरान कि आधी रोटी खाएंगे लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे। तो एजुकेशन ही पूरे देश की परिस्थितियों में दशा और दिशा को बदल सकती है। और अभी तक क्या होता था, अगर हम 40-50 साल पहले स्टडी करें तो गांव में एक आदमी या 2 आदमी ऐसे होते थे जो चिट्ठी आती थी तो उसको पढ़ते थे। लिटरेसी रेट निसंदेह बड़ा है, लेकिन लिटरेसी रेट ही बड़ा है। हम कहें कि हमारे देश में या हमारे गांव देहात टाउन्स में बहुत काबिल क्वालिटी एजुकेशन वाले युवा हैं तो अभी नहीं है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशंस में ही नहीं है अभी। और है भी तो हमारे बच्चों को क्या करना पड़ता है कि काम करते करते एजुकेशन हासिल करनी पड़ती है। प्राइवेट उन्होंने एडमिशन ले लिया और वो बेचारे फिर काम कर रहे हैं। तो इस व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जब देश में क्वालिटी एजुकेशन डेवलप हो गई तो जो क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति कभी जापान ने हासिल की, जर्मनी ने हासिल की, फ्रांस ने हासिल की, इवन हमारे देश में भी बहुत अच्छे अच्छे युवा पैदा हो रहे हैं जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है या नासा में जाके काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे देशों में
प्रभुत्व से काम कर रहे हैं। तो अगर वो सिस्टम, वो सारे युवाओं को काम हमारे देश में मिले, और अब तो वैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है, पूरी दुनिया एक घर के रूप में, एक परिवार के रूप में जानी गई है, तो मेधा की ज़रूरत पूरी दुनिया को है। क्वालिटी एजुकेटेड पर्सन की सब जगह ज़रूरत है। तो मेरा फोकस इन फ्यूचर पॉलिटिकली और स्कूल के ज़रिए भी क्वालिटी एजुकेशन वाले लोगों को डेवलप करना है, ये मेरा मकसद है। सर, स्वास्थ्य को लेकर के आपका क्या विज़न रहेगा? हाँ, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं, लेकिन हम और बेहतर करेंगे। देखिए अभी क्या हो रहा है कि एक ऐसा भी पिछले 20-25 साल का ट्रेंड था, गांव का आदमी उठ के शहर आ रहा था, गांव का आदमी उठ के शहर आ रहा था। उसका रीज़न ये था कि गांव में उद्योग धंधे और वो नहीं डेवलप हो पा रहे, या जो हम अपने कुटीर उद्योग धंधे हैं उनको भूल रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि बार्बर्स का काम जो है, बाल काटना है, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, लेकिन वो अपना पैतृक धंधा छोड़ चुके हैं। बुनकरों का काम, जुलाहों का काम, कपड़ा बुनना था, वो अपना ट्रेडिशनल बिजनेस छोड़ चुके हैं। ऐसे ही जो कम्युनिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस था, वो कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। कुम्हारों का काम, घड़े, और वो इवन अब इसमें पैसा आने लगा है। ऐसा नहीं कि इसमें पैसा नहीं है। अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हम ये सारे काम करके अपनी अच्छे तरीके से आजीविका कमा सकते हैं। जैसे गौ पालन है, या पशुपालन है, या मछली पालन है, इसके ज़रिए भी हम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब इसमें क्या है, इन चीज़ों में आ रहे हैं कॉरपोरेट हाउसेस, जैसे हबीब आ गया है कि नहीं, जैसे पॉट मेकिंग में बहुत सारे लोग आ गए, कॉरपोरेट हाउसेस आ गए, और वो अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डेयरी उद्योग में पराग आ गया, और सारे ब्रांड्स आ गए। दे आर मेकिंग मनी using the traditional businesses, but still we the villagers of India forgetting our traditional system. तो मैं चाहूँगा कि एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जो गांव का आदमी शहर आ रहा था वो रोके और वो अपना बिजनेस वहीं करे। ये मेरी प्राथमिकता में शामिल है। मतलब एक रोजगार के लिए आपने, हाँ जी, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। जैसे मोदी जी ने किया वन नेशन और वन प्रोडक्ट, ऐसे ODOP करके। हाँ, युवाओं के लिए रोजगार के माध्यम के लिए यहाँ पर कोई क्षेत्र में कोई फैक्ट्री वगैरह, कोई ऐसा कोई आयाम स्थापित है यहाँ पर ये युवा वर्ग के लोग यहाँ पर? मिलक में अब से 20 साल या 25 साल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बात ही वहाँ से उठ के आती है। 20 साल 25 साल पहले हम जाएंगे तो मिलक तहसील में शिवा पेपर मिल हुआ करता था, जो कि बंद पड़ा है 2003-04 से। ऐसे एक क्रैशर भी होता था मिलक तहसील के अंदर, वो भी बंद है। मतलब बिज़नेस उस टाइप के जो फैक्ट्रीज़ थे वो तो बंद सी हो गई। मैं ओवरऑल रामपुर की बात करूं तो मोदी ज़ेरॉक्स बंद हो गई, मोदी ऑलिविटी बंद हो गई। मतलब बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। हाँ, और बड़ा क्या है, लोगों के हाथ में रिक्शा आ गया है, ई रिक्शा आ गया है ज़्यादातर। तो हाँ, कुछ ऐसा मैंने फिर अगेन कहूँगा कि क्वालिटी एजुकेशन की वजह से युवा उस लेवल पे स्किल्ड नहीं हो पाए जो अपना काम कर सके। और हालांकि गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है, लोन भी देती है, नॉट ओनली दिस गवर्नमेंट बट ऑल्सो प्रीवियस गवर्नमेंट्स उन्होंने भी किया है। लेकिन आज का युवा उतनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है। हाँ, अगर आप पहले मोहल्लों में टाउन्स में 2-4 PhD होते थे, अब काबिल तो हो सकते हैं, टेक्निकली साउंड लोग, टेक्निकली हैंडेड पीपल हो सकते हैं, PhD हमें नहीं मिलते। वो जो एक अथक परिश्रम करके शिक्षा हासिल करने का मन होता था वो शायद अब नहीं है। और वो इसलिए खोता जा रहा है कि हमारे हाथ में मोबाइल आ गया है, हमें उसको चलाने से ही फुर्सत नहीं है। हम पहले क्या होता था कि हम खोज करते थे, वो खोज कहीं गायब हो गई।
वो क्यूरियसनेस कहीं गायब हो गई। जब तक वो क्यूरियसनेस दोबारा से डेवलप नहीं होगी, है कि नहीं, तब तक इन चीज़ों पे हम नहीं जाएंगे जी। तो युवाओं को करना तो पड़ेगा, नहीं करेंगे तो जो डेवलपमेंट अभी हम कहते हैं कि पीक पे पहुंच गया, यहाँ से फिर डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, फिर उनका जीवन दिक्कत हो। आपने एक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि पढ़िए, स्किल्ड बनिए, है कि नहीं। आज का युवा अपने जिम जाता है, फिट रहता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम ये करता है, लेकिन फिट वो जानवर पाल के भी रह सकता था, फिट वो खेती किसानी में खेती में काम करके भी रह सकता था। अभी क्या है, हम मॉडर्न जो वे है उसके हिसाब से अपने आप को ढालने का प्रयास कर रहे हैं, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर इंडियन कंडीशन। ये जो डोले शोले बनाए घूमते हैं, ये बेसिकली फॉरेन ट्रेंड है। हमारे यहाँ तो एक वो होता था, पटेला बोलते थे उसको, किसान अपने कंधे से उठा के इधर से उधर फेंक देता था, है कि नहीं। जिम वाले लड़के बहुत अच्छा करते हैं, बट अगर कोई कह दे कि पटेला उठा के फेंक दो तो उनके हाथ पैर फूल जाएंगे, है कि नहीं। बैल अगर बिगड़ जाता था या भैंसा अगर बिगड़ जाता था तो उसको कंट्रोल कैसे, मतलब बुल पावर को कैसे मैनेज, मतलब किसान कर सकता था, और वो 90 साल 100 साल जीता भी था, है कि नहीं। उसको प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो मैं कहूँगा कि इस ट्रेडिशन से यार गांव की तरफ लौटो, दोबारा से चलो, दोबारा से बैल पालो, गाय पालो, भैंस पालो, दूध पियो, घी पियो, कसरत करो, पहलवानी करो, कुश्ती लड़ो। क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आवारा पशु जैसे कि गाय, देखिए गाय लोगों ने मतलब पाल पाल के छोड़ दी हैं। अब वो खेती, मतलब किसानों की खेती खराब हो रही है। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। उनको पशुओं को आवारा कहना थोड़ा सा नहीं, मतलब इट्स नॉट गुड वर्ड। जैसे कि जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो कह रहे हैं ट्रेडिशनली आवारा पशु जो हमारे आवारा में पशु जाते हैं, ये मीडिया की देन है। जो इस प्रकृति में आया है, प्रकृति में चाहे वो कोई भी स्पीसीज हो, कोई भी प्राणी हो, अपना उसका हिस्सा एक नियत है। अभी क्या हुआ कि हमने जो जिसको हम इकोसिस्टम भी कह सकते हैं या इसको प्राणी विज्ञान के हिसाब से भी ले सकते हैं कि मनुष्यों की संख्या ज़्यादा हो गई है। मनुष्यों की संख्या ज़्यादा हो गई है तो उनके भरण पोषण के लिए जंगल काट दिए हमने। जो ग्रेजिंग लैंड थे वो ख़त्म कर दिए। पहले खलिहान छोड़े जाते थे, हर गांव में खलिहान होता था कि जिसमें पशुओं के लिए कुछ नहीं, घास के मैदान होते थे, है कि नहीं। हमने क्या किया, एनक्रोच किया है। एनक्रोच किसको किया है? एनिमल लैंड्स को। डिस्कवरी पे देखिए, वहाँ ऐसा होता है। अभी भी अगर आप ये कहें कि पशु आवारा हैं, नुकसान करते हैं, तो मैं एक बात उन ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा जो ऐसा कहते हैं कि आप एक गांव में ग्राम समाज की भूमि ही निकाल दीजिए। हर गांव में ऑन पेपर जो नक्शे में मैप में दी गई है वो भूमि निकाल दीजिए। कम से कम 100 बीघा, 150 बीघा, 200 बीघा ग्राम समाज, ऐसा कोई गांव नहीं होगा उत्तर प्रदेश का जिसमें होगी नहीं। वो कहाँ गई? उस पर या तो अवैध कब्जे हुए हैं, आप निकाल के उन जानवरों के हवाले कर दीजिए। कुछ नहीं, वो कुछ मांग थोड़ी रहे हैं। और अल्टीमेटली अगर जानवर नहीं रहेंगे तो फिर इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा ना। हम लोगों की जिम्मेदारी है। हाँ, गाय एक हमारी माता है, हिंदू धर्म में माता गाय हमारी माँ है। और और फिर भी मतलब लोग जैसे दूध पिया और छोड़ दिया, हाँ, दूध दो के, और फिर बाद में कहते हैं कि हमारी फसल नष्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स जो अभी योगी सरकार ने तो बनाई है, पहले की सरकारों का भी फेल्योर रहा है। वो फेल्योर क्या रहा है कि हमने नरेगा शुरू की, हमने फ्री राशन स्कीम शुरू की, हम पशुपालन के लिए भी प्रमोट किया जा सकता था, है कि नहीं। अभी हम बहुत सारा पैसा इस तरह की स्कीम्स पे बर्बाद करते हैं। बर्बाद भी करते हैं, यूटिलाइजेशन भी होता है, दोनों ही बातें होती हैं। उसमें कुछ हिस्सा सेक्रेटरी को चला जाता है, कुछ बीडीओ को चला जाता है, कुछ ब्लॉक प्रमुख को चला, मतलब करप्शन है। और उसको वो इस लेवल तक ब्लड में समा गया है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अगर हम वैसा करें, मेरी सोच है, गवर्नमेंट की क्या सोच है मुझे पता नहीं। खेती क्या है, जो मैंने पहले भी कहा कि गांव से आदमी शहर क्यों भाग रहा है। खेती करना नुकसान का
नुकसानदायक हो गया है। हम कर रहे हैं, शौक में कर रहे हैं क्योंकि पेट पालना है, लेकिन खेती करना उतना फ़ायदेमंद काम नहीं रह गया है। तो मनरेगा की स्कीम है, मनरेगा की स्कीम से हम किसानों को मनरेगा मजदूर उपलब्ध करा सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं? ताकि अभी क्या हो रहा है कि आप देखेंगे कटाई जो है कंबाइन से हो रही है, जी, कंबाइन से हो रही है कि नहीं? ऐसे ही अब मशीन आ गई धान लगाने की भी, गेहूं बोने की मशीन पहले से ही थी, निराई गुड़ाई, ये सब काम हम भी कर सकते हैं ना खुद। सही बात। मानव जो ह्यूमन लेबर है उसका यूटिलाइजेशन भी किया जा सकता है इसमें, बट हमने मशीन के यूटिलाइजेशन को ज़्यादा कर दिया है। तो गांव का आदमी शहर भाग रहा है क्योंकि वो बेरोज़गार हो गया। मनरेगा के तहत किसानों को अगर यही मजदूर मिल जाएं, मैं कह रहा हूँ 400 रुपये की दिहाड़ी है, आप 100-200 रुपये किसान से ले लो, 100-200 रुपये स्टाइपेंड के रूप में मजदूर को दे दो, उसका इजी हो जाएगा एंड द एग्रीकल्चर विल बिकम अ प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑल्सो। तो इस तरह की मैं फिर कहूँगा, आपने कहा रोज़गार के लिए, मैं फोकस करूँगा कि कुटीर उद्योग बढ़े। मैं नहीं चाहूँगा कि फैक्ट्री लगे, फैक्ट्री लगेंगी तो उससे रोज़गार तो मिलता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं, इकोसिस्टम ख़राब होता है, पॉल्यूशन बहुत होता है कि नहीं? एयर पॉल्यूशन होता है, साउंड पॉल्यूशन, सभी तरह के पॉल्यूशन होता है। तो मैं चाहूँगा कि हम जो हमारी रूरल इकोनॉमी थी उसके हिसाब से उस पे फोकस करें और उसको प्रमोट करें। जी तो सर, जैसा कि आप 38 विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, तो हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले चुनाव के विषय में क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से, क्या कहना चाहेंगे? मैं दावेदार हूँ, टिकट मांग रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सही है। और पार्टी को तय करना है, अभी मौजूदा वर्तमान विधायक हैं, मुझे टिकट देने के लिए उनका टिकट काटना पड़ेगा। सर, यही बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अभी जो वर्तमान में विधायक हैं राजवाला जी, हाँ, और ऐसा कैसे, मतलब वैसे आपके लिए कैसे उम्मीद है कि आपका टिकट हो सकता है उनका टिकट कट के? देखिए, मैं उनकी आलोचना तो नहीं करूँगा, पार्टी से बंधा हूँ, पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल उस पे जाएं इलेक्शंस की, मैं 2012 में चुनाव लड़ा, मैं 14,500 वोट लेके गया जन क्रांति पार्टी से। फिर 2017 में 2013 में बाबूजी कल्याण सिंह जी बीजेपी में आए, हम भी बीजेपी में आ गए। तो हमने इस लेवल तक मेहनत कर डाली कि जो असेंबली बीजेपी हारती थी वो जीतने की पोजीशन में। उसका मेन रीज़न क्या था कि जो यादव लड़के थे, यादवों की युवा लड़के थे, दे वर अटैच्ड विद समाजवादी पार्टी अर्लियर, बिफोर 2012, बिफोर 2017, बट हमने उनको अपने साथ कनेक्ट किया। हम भी आज भी यंग हैं, उस ज़माने में तो 10 साल पहले तो और यंग थे। तो वो एक हमारी कार्यशैली की वजह से हमारे साथ कनेक्ट हुए, अल्टीमेटली वो भाजपा के वोटर बने। वो डिफरेंस हमने डाला और वो डिफरेंस ये हुआ कि 2014 में नेपाल सिंह जी जब लोकसभा का चुनाव लड़े तो हमने अपनी असेंबली से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 60,000 वोटों से हराया। उसके बाद 2017 का इलेक्शन हुआ तो मैं नहीं था, एक तरह से मैंने पर्चा भर दिया था उसमें आरपीआई से। आरपीआई जो थी वो सपोर्ट कर रही थी बीजेपी को ही एक तरह से, तो एक डमी टाइप समझ सकते हैं आप उसको। तो मेरे एक्टिव ना होने के कारण बीजेपी में वो डिफरेंस 18,500 वोट का रह गया। राजवाला सिंह जो हमारी वर्तमान विधायिका हैं 2017 में 18,500 वोट से जीती। 2019 आया तो 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी का जो डिफरेंस था, जो 60,000 का हुआ करता था कभी, वो सिर्फ 5,000 का रह गया। और बल्कि 5,000 वोटों से शायद समाजवादी पार्टी आगे थी 38 मिनट पे 2019 लोकसभा में। फिर 2022 का चुनाव आया विधानसभा, तो राजवाला जी का कई गांवों में तगड़ा विरोध था। फिर
मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था तो उन्होंने और दूसरे समझदार लोगों ने कहा कि इसको लो, एक्टिव रहता है ये। 7 फरवरी को मेरी ज्वाइनिंग करवाई थी केशव प्रसाद मौर्य जी ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो, आज भी हैं। तो हमने बहुत प्रयास किया, तब जाकर राजबाला जी 6,500 वोटों से जीत पाई। तो ये डिफरेंस जो है, और 2024 में समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में फिर हमसे आगे निकल गई 38 लाख सीट से। तो अगर पार्टी इस एनालिसिस को स्टडी करेगी तो आई थिंक टिकट काट देगी। फिर उस लेवल पे वो सक्रिय नहीं रह पाई हैं। हालांकि उनका अपना तरीका है, वे ऑफ वर्किंग है, अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग है। मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वो भी उन्होंने भी जो भी जैसे भी किया है। क्या लगता है सर, जैसे कि रामपुर ज़िले में 5 विधानसभाएं हैं, हाँ, क्या लगता है कितनी सीटें निकाल सकती है भारतीय जनता पार्टी? हाँ, 5 निकालनी चाहिए, 5 ऑल 5 सीट्स। प्रयास पूरा 5 का रहेगा? हाँ, प्रयास पूरा 5 का रहेगा। रहेगा क्या, निकाल सकती है। जैसे कि सर हमने देखा है लोकसभा चुनाव में हाँ, समाजवादी पार्टी की उससे पहले 2024 से पहले 5 सीटें थीं, हाँ, और लोकसभा चुनाव में 24 में 37 सीटें हो गई। हाँ। तो क्या कारण मानते हैं, और बीजेपी की सीटें कम हो गई, क्या कारण मानते हैं ये सीटें कम हुई? देखिए, ये सीटें बेसिकली सीटों के लिहाज से देखें तो उनकी सीटें ऑन पेपर बढ़ गई हैं, बट इसका डाउनफॉल अगर इस पे जाएंगे हम डीपली, मैं जो कह रहा हूँ कि हम 5 सीटें जीतेंगी, तो इसमें ना मायावती जी फैक्टर करती हैं। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन ली जाए तो आई थिंक मायावती जी तय करेंगी कि कौन कितनी सीटें लेगा। उसका कारण क्या है कि 2024 लोकसभा चुनाव में मायावती 0 सीट, उनका वोट अखिलेश जी को एक वो नारा चला था, नैरेटिव चला था, संविधान बचाओ। बड़ी संख्या में मायावती जी का जो वोटर था वो बीजेपी, वो समाजवादी के साथ चला गया था। अब परिस्थितियां कुछ बदल रही हैं। मायावती जी की मेरे ख्याल में कुछ सीटें बढ़ेंगी उत्तर प्रदेश में। जितनी मायावती जी की सीटें बढ़ेंगी वो बीजेपी का भी फायदा है और उतना समाजवादी का नुकसान है। तो ये जो गणित है, त्रिकोणीय लड़ाई होनी है चुनावों में। जाहिर है कुछ सीटें ऐसी होंगी कि जहां ये तय करना मुश्किल होगा कि कौन जीतेगा। तो सबसे बड़ी चोट समाजवादी पार्टी को मायावती जी पहुंचाने जा रही हैं। तो हम जीत लेंगे, 5 की 5 उस केस में जीतेंगे रामपुर में, और ऐसा ही प्रदेश में समीकरण बनेगा। प्रदेश में क्या लग रहा है कितनी सीटें निकल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी में? अप्रॉक्स 300 सीटें। सर अगर आपके लिए टिकट मिलता है, क्षेत्र की जनता आपके लिए जिताती है, आप एमएलए बनते हैं, तो आपकी सर्वप्रथम ऐसी कौन सी 3 प्राथमिकताएं रहेंगी इस विधानसभा के लिए? एजुकेशन नंबर 1, नंबर 2 हेल्थ सिस्टम, एंड नंबर 3 रोड कनेक्टिविटी। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले चुनाव के विषय में क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की सम्मानित जनता से? सम्मानित जनता से बस यही कहना चाहता हूँ कि सब मिल के रहें। हर व्यक्ति की, चाहे वो किसी भी स्तर से काम करता है, सबका देश राष्ट्र निर्माण में योगदान रहता है। उस योगदान को और बढ़ाइए, अपनी काबिलियत से बढ़ाइए, अपने हुनर से बढ़ाइए, अपने स्किल से बढ़ाइए, और शांति से रहिए, क्योंकि लड़ाई दंगे में कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आप लड़ाई दंगा या कुछ करेंगे तो उसके लिए कानून तैयार है कि नहीं। और छोटी मोटी बातों पर आपस में मर्डर सडर, ये मैं देख रहा हूँ काफ़ी ईगो क्लैशेस होने लगे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इन सब को ताक पे रखिए भाई, है कि नहीं। आप जितने काबिल होंगे, जितने हुनरमंद होंगे, उतने ही अच्छे राष्ट्र के लिए धरोहर साबित होंगे। तो काबिल बनिए, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मैं खुद अभी 1-1.5 घंटे पर डे एक्सरसाइज करता हूँ, और सभी से चाहूँगा कि बल्कि जो 50+ हैं या 50 के अंडर भी हैं,
कि भाई आपकी जो जेन ज़ी है या जो अल्फ़ा जनरेशन है, उनको ना आपकी देख-रेख और गाइडेंस की ज़रूरत है। आप अगर अनफिट हुए, आप पता चला आप गुटखा खा रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, आप कोई और नशा कर रहे हैं, उसका असर सीधे-सीधे आपकी नई पीढ़ियों पर जाएगा, है कि नहीं? तो उनसे दूर रहकर जब आप एक उदाहरण खुद को प्रोड्यूस करेंगे कि नहीं देखिए हमें देखिए, हम ऐसे हैं, तब वो जनरेशन भी आपसे कुछ सबक लेगी। तो मेरा मानना यही है कि सब कुछ शांति, सद्भाव से रहना चाहिए और देश के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। यही संदेश है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ 38 मिलक विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार कपिल देव कोरी जी, जिन्होंने अपने विषय में जानकारी दी और अगर क्षेत्र की सम्मानित जनता इन्हें विजयी बनाती है तो किस तरह की इनकी प्राथमिकता रहेंगी, उस विषय में भी भैया ने जानकारी दी। और लगातार खबरों के साथ बने रहिए, देखते रहिए आरजे न्यूज़ भारत। मैं हूँ आपके साथ सचिन कुमार।